हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। सबसे पहले तो आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता सरस्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज बसंत पंचमी है और आज के दिन हम लोग 23 जनवरी 2026 के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको सबको डिटेल से पढ़ेंगे। आप जानते हो हर बसंत पंचमी को हम लोग पूजा करते हैं, सरस्वती पूजा होती है, इस बार भी करेंगे। चलिए, तो 23 जनवरी 2026 से बनने वाले जितने भी डेली करंट अफेयर क्वेश्चन हैं उसको डिटेल से हम लोग कवर करते हैं और इसकी क्विज पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर दे दी जाएगी, वहां से सॉल्व कर लेना। लेकिन शुरुआत करने से पहले लास्ट डे का रिवीजन करेंगे। लास्ट डे हम लोगों ने पढ़ा था कि 21 जनवरी 2026 को 3 पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का। नासा 50 वर्षों से अधिक समय के बाद एक बार फिर से मनुष्यों को चंद्रमा पर उतारने की फिराक में है। आर्टेमिस सेकंड नाम का इसके लिए मिशन कर रहा है। और अभी कतर के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता बनने की राह पर चल पड़ा है यूएई। ठीक है। और एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में हम लोग छठे पायदान पर आ चुके हैं। अमेरिका से अलग राह अपनाते हुए चीन से इलेक्ट्रिक कारों पर 100% टैरिफ हटाने का फैसला लिया कनाडा ने। कनाडा और चाइना के बीच में अभी $7 बिलियन की डील हुई है। ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर सी पलानी वेलु, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है गट्स नाम से। इनकी ये आत्मकथा है और इसका उपराष्ट्रपति जी ने विमोचन किया है। 7वां रोलबॉल विश्व कप, इसमें भारतीय महिला टीम और भारतीय पुरुष टीम दोनों ही विजेता बनी है। दुबई में आयोजित किया गया था। यस अनिल रसिया जो है इसमें अहम भूमिका निभाए थे पुरुषों वाला टूर्नामेंट जिताने में। नितिन नवीन ये बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष। ये 45 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं भारतीय जनता पार्टी के। और ग्रीनलैंड की सुरक्षा और भविष्य की तैयारियों को परखने के लिए ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस चलाया गया डेनमार्क की अध्यक्षता में या कहें उसकी लीडरशिप में, ग्रीनलैंड को बचाने के लिए। भारतीय मूल की दिग्गज अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स जी ने नासा से संन्यास की घोषणा कर दी है। संन्यास क्या मतलब कि रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। 27 वर्षों की सेवा के बाद इन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली है। जोमेटो को सीईओ और इटर्नल ग्रुप के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है दीपेंद्र गोयल ने। अब इनके बाद नए सीईओ होंगे अलविंदर ढींडसा। ये टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से जिनका आपने किया रिवीजन। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो आप सब जानते हो पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाता है। 23 जनवरी को ये प्रत्येक वर्ष मनाते हैं हम लोग पराक्रम दिवस, 23 जनवरी को। शुरुआत इसकी 2021 से हुई थी। पीएम मोदी ने इस दिवस की घोषणा की थी नेताजी की याद में। तो हर साल नेताजी को हम लोग 23 जनवरी को याद करते हैं, उनके पराक्रम के लिए, उनके योगदान के लिए। इस बार 124वीं सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है और पराक्रम दिवस का आयोजन कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में पहला वाला हुआ था। 2022 में इंडिया गेट नई दिल्ली में नेताजी होलोग्राम स्थापित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। अब नेताजी से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें, जैसे इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी को 1897 में, कटक ओडिशा में इनका जन्म हुआ था। नेताजी इनका निकनेम है, सुभाष चंद्र बोस इनका पूरा नाम है। ये 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1938 में और 39 में। हालांकि बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इन्होंने आजाद हिंद फौज का भी नेतृत्व किया आगे चलकर, फिर जापान के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ ये लड़े और इन्हीं की वजह से जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप को भारत को सौंपा था, जो आज भी समझो नेताजी की याद में वहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। और वो भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट है आप आज के टाइम में देख सकते हो। वहां पर तीनों रक्षा सेना के कमान है। इनके प्रमुख नारों में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सबसे प्रसिद्ध है। इसके अलावा जय हिंद का भी इन्होंने नारा दिया था। नेताजी को सबसे पहले नेताजी किसने बोला था? तो नेताजी मतलब जर्मन लैंग्वेज में कहते हैं फ्यूहरर को, और फ्यूहरर कह करके पुकारा था हिटलर ने। हिटलर ने इन्हें फ्यूहरर कहा था, तो उसे हम लोग हिंदी में नेताजी कहते हैं और फिर तब से नेताजी के नाम से भी ये प्रसिद्ध हो गए। तो पहली उपाधि हिटलर ने दी थी, ये ध्यान रखना। ये प्रमुख दिवस हैं जनवरी महीने के। कल हम लोगों ने रिवीजन किया था, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये प्रमुख दिवस हैं उन वीरों के नाम, उन महापुरुषों के नाम जो दिवस डेडिकेट किए गए हैं, साल भर जो मनाए जाते हैं, एक सीरियल वाइज दिया गया है। आज काफी दिन हो गए हैं, तो आज चलिए हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। शुरुआत से लेकर जनवरी से लेकर के हम लोग दिसंबर तक चलेंगे, ठीक है। तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, ये ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुइस ब्रेल की जयंती पर। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, ये स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, ये सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। 30 जनवरी को शहीद दिवस, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर। अब देखिए शहीद दिवस 2 बार आता है, एक 30 जनवरी को
और एक 23 मार्च को भी आता है, जब भगत सिंह, सुखदेव जी और राजगुरु की पुण्यतिथि होती है। तो 30 जनवरी और 23 मार्च दोनों याद रखना, शहीद दिवस दोनों होता है। 11 फरवरी को समर्पण दिवस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, सरोजिनी नायडू जी की जयंती। 5 अप्रैल को समता दिवस, ये बाबू जगजीवन राम जी की जयंती। 11 अप्रैल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, कस्तूरबा गांधी जी की जयंती। 14 अप्रैल अम्बेडकर जी जयंती, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती। 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी की जयंती। 21 मई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि। और 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, पीसी महालनोबिस जी की जयंती। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, राजीव गांधी जी की जयंती। इसके अलावा 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद जी की जयंती। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती। 15 सितंबर राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस, मोक्ष गुंडकम विश्वेश्वरैया जी की जयंती। 25 सितंबर अंत्योदय दिवस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती। 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, महात्मा गांधी जी की जयंती। 15 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस, एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती। 31 अक्टूबर एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की जयंती। 14 नवंबर बाल दिवस, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह जी की जयंती। और 25 दिसंबर सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती। तो ये प्रमुख महापुरुषों से संबंधित दिवस थे। अगला, भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया? तो इंडिया का फर्स्ट इमर्सिव फर्टिलिटी नॉलेज सेंटर ये मुंबई में स्थापित किया गया है। इसे एक्सीजन आईवीएफ के द्वारा स्थापित किया गया है मुंबई में, भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र। इसका उद्देश्य है प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना। तो एक्सीजन आईवीएफ इस केंद्र की स्थापना मुंबई में किया हुआ है और नवीनतम प्रजनन तकनीकों पर ये जानकारी उपलब्ध कराएगा, जिससे फर्टिलिटी रेट जो है इसको मेंटेन करके रखा जाए। ठीक है, अब ये देश का पहला है, तो देश का पहला पहली पहले से हम लोग रिवीजन करेंगे। जैसे पहली खुली समुद्री मछली पालन का परियोजना अभी अंडमान सागर में शुरू की गई। इसके अलावा भारत का पहला संप्रभु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क जो है ये तमिलनाडु में खोला गया। तमिलनाडु में ही भारत को की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू की गई है। ग्रेटर नोएडा के जिम्स में भारत का पहला सरकारी एआई क्लिनिक खोला गया है। वक्सल ग्रिड ने अभी स्वदेशी एमआरआई स्कैनर विकसित किया है, भारत का पहला है। मध्य प्रदेश में पहली बार रोलिंग बजट पेश होगा, ऐसा करने वाला पहला राज्य है। मध्य प्रदेश में ही राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर होगा, जो कि पहला है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय खोला जाएगा। भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क NH-45 पर मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। देश की पहली पूरी तरीके से स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री नौका वाराणसी में शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है, पंजाब पुलिस ने गैंगस्टरों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पंजाब में ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है। ऑपरेशन प्रहार ए ऑप्शन में आपको दिख रहा है। इसके जरिए जितने भी गैंगस्टर नेटवर्क हैं उनको पकड़ा जाएगा, अपराधियों को पकड़ा जाएगा। और 2 दिनों से बहुत तेजी से ये धरपकड़ चल भी रहा है, छापेमारी चल रही है जगह जगह पर। बताया जा रहा है 2 दिनों में लगभग 2500 से ज्यादा गैंगस्टर उनके सहयोगियों को हिरासत में लिया गया है। इसमें 12,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल हैं, 2,000 टीमें बनाई गई हैं और तेजी से ऑपरेशन प्रहार जारी है, जिससे पंजाब को गैंगस्टर मुक्त किया जाए। ये गैंग कल्चर जो है वहां पर बहुत तेजी से चल रहा है और इसका कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का कारण है वहां के जो सिंगर्स हैं, पंजाबी सिंगर्स जो गन्स को और इस सब चीजों को, क्राइम्स को ग्लोरीफाई करते हैं अपने गानों में। तो कहीं ना कहीं उससे ना जो युवा हैं वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। आप देखोगे गैंगस्टर्स की टीम में देखोगे ना, जो भी शूटर्स हुए हैं या जो भी ऐसे अपराध कर रहे हैं, उनकी एज ना वो 16 साल से लेकर के आपको 18-20 साल के आसपास ही दिखेगी। कई कई बार तो ऐसा होता है कि मर्डर हो जाता है, वो पकड़ा जाता है बंदा, और उसके बाद शूटर पकड़ा जाता है, पता लगता है कि वो तो अभी माइनर है, मतलब नाबालिग है। तो बहुत सारे ऐसे जो हैं, जो युवा हैं जिनको अभी उतनी समझ नहीं है, वो गानों से और इन सब चीज़ों से, गैंगस्टर कल्चर से इन्फ्लुएंस होते हैं और फिर किसी न किसी गैंग में शामिल हो जाते हैं, फिर वो वही काम करते हैं। खैर, तो ये अभियान 72 घंटे यानी 3 दिनों तक के लिए राज्य भर में चलाया जा रहा है। आपने देखा था यही गैंगस्टर कल्चर की वजह से कई सारे मर्डर हुए थे अभी पिछले कुछ सालों में। सिद्धू मूसेवाला भी इसी की चपेट में आ गए थे, है ना? हालाँकि वो भी एक सिंगर थे और अगेन उन पर भी ऐसे ही आरोप लगते रहे हैं। अगला, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने हाल ही में अमृत का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती और प्रक्रिया नाम की पुस्तक का विमोचन किया। इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है साथियों सुरेंद्र कुमार पचौरी ने। सुरेंद्र कुमार पचौरी जो हैं
ये बी ऑप्शन में दिख रहे हैं। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा हुआ है और इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जी ने किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इसका इसका उद्घाटन किया है, ठीक है ना। और ये 22 जनवरी को उद्घाटन किया गया। 22 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास दिन था, आप जानते हो, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को ही रामलला विराजमान हुए थे राम मंदिर में, है ना। उसके बाद से दर्शन वगैरह क्रिया शुरू हुई थी, तो इसलिए 22 जनवरी को ही इन्होंने राम जी के ऊपर, राम जन्मभूमि के ऊपर ये पुस्तक जो आई थी, इसका विमोचन किया हुआ है। ये पिछले दिनों में आई हुई पुस्तकें हैं, इनका रिवीजन कर लेते हैं। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, प्रेम प्रकाश ने लिखा है। द वन, क्रिकेट इन लाइफ एंड मोर, शिखर धवन ने लिखा है। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, वासुदेव देवनानी ने लिखा है। मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण, सिकंदर कुमार ने लिखा है। भारत दैट इज इंडिया, इसको अभिजीत जोग ने लिखा है। फाइंडिंग होम अगेन, आवर क्वेस्ट बिलोंग, ऋचा शर्मा ने लिखा है। मोदीज मिशन, बरजीत देसाई ने लिखा है। रेडी रिलेवेंट रिसर्जेंट, जनरल अनिल चौहान ने लिखा है। और दे विल सूट यू मैडम, हरिदन बवेजा ने लिखा है। विंग्स ऑफ बेलोर, स्वप्निल पांडे ने लिखा है। ठीक है, ये उपराष्ट्रपति संबंधित इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट है, इसको मैं छोड़े जा रहा हूँ, आप लोग इसको रीड आउट कर लीजिए। अगला, न्यूजीलैंड में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो न्यूजीलैंड में भारत के हाई कमिश्नर ये नियुक्त की गई हैं मुआन पुई सयाबी। मुआन पुई सयाबी जो है ये भारत की हाई कमिश्नर होंगी न्यूजीलैंड के लिए, है ना। मतलब न्यूजीलैंड में जो भारतीय रहते हैं वो इनसे संपर्क करेंगे अगर उनको कोई प्रॉब्लम, कोई इशू आती है तो ये न्यूजीलैंड में होंगी। एक और नियुक्ति की गई है, एक नियुक्ति जॉर्जिया में की। जॉर्जिया में भारत के अगले राजदूत अमित कुमार मिश्रा नियुक्त किए गए हैं। तो दो नियुक्ति हैं, दोनों को आप याद रखना, मुआन पुई सयाबी न्यूजीलैंड में और अमित कुमार मिश्रा जॉर्जिया में। अब इन दोनों के अलावा कुछ और भी राजदूत या उच्चायुक्त पिछले दिनों में नियुक्ति हुई है, उनका रिवीजन करेंगे। जैसे डॉक्टर दीपक मित्तल यूएई में नियुक्त किए गए हैं। दिनेश पटनायक कनाडा में। सार्जियो गोरे ये भारत में अमेरिका के राजदूत हैं। जितेंद्र पाल सिंह इजराइल में। दिनेश भाटिया ब्राजील में। जी बाला सुब्रमण्यम मालदीव में। अनुराग श्रीवास्तव मॉरिशस में। नीना मल्होत्रा स्वीडन में और एसात अजीमा भारत में मालदीव की राजदूत हैं। अगला, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को किस रूप में घोषित किया? तो संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया था। अब 2026 की बारी है, तो याद रखना 2026 को चारागाह एवं पशुपालकों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ये भी मैं आपको बता चुका हूं। 2026 को चारागाह और पशुपालकों का, 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता का और 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा का वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, 24 को नहीं घोषित किया गया था। 23, 25, 26 याद रखना। ठीक है, तो इस बार वाला जो क्वेश्चन है 2025 का है, तो 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया था। इसके बारे में यूएन में अभी चर्चा पर चर्चा चली। जितनी भी सहकारी संस्थाएं हैं, सहकारी समितियां हैं, इनको महत्व देने के लिए, इनको बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है और इससे एसडीजी जो होते हैं, एसडीजी गोल जो होते हैं, उनकी प्राप्तियां हो पाएंगी। ठीक है, तो इस बार की जो थीम रखी गई है वो रखी गई है कोऑपरेटिव बिल्ड्स ए बेटर वर्ल्ड। कोऑपरेटिव बिल्ड्स ए बेटर वर्ल्ड। कोऑपरेशन मतलब मिलजुल करके काम करना। चलिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में उप महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सीआरपीएफ के डीआईजी यानी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ये नियुक्त किए गए हैं अभी हाल ही में रविशंकर छवि। रविशंकर छवि, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इनको नियुक्त किया गया है अभी सीआरपीएफ का, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो कि भारत की सबसे बड़ी रिजर्व पुलिस फोर्स है, इसके डीआईजी नियुक्त किए गए हैं। तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी इसके सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं, यानी कि डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं डीजी, और ये आईजी हैं, डीआईजी हैं, डीआईजी नहीं। आईजी जो होता है वो महानिरीक्षक होता है, इंस्पेक्टर जनरल। डीआईजी मतलब डिप्टी महानिरीक्षक, ठीक है ना, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। तो ये उप महानिरीक्षक है। तो अगर महानिदेशक पूछा जाएगा तो आप बताना ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अगला, पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में राजस्थान के किस वन्यजीव अभयारण्य के आसपास को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया? तो इको सेंसिटिव जोन घोषित हो गया है राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों को। आसपास का क्षेत्र जो होता है, मतलब कि जैसे कि कोई वन्यजीव अभयारण्य है, अब वनों की कटाई और ये सब जो लोग आकर के बस्तियां डाल रहे हैं, बस रहे हैं, तो इससे जानवर जो है वो अपने आप में धीरे धीरे संकुचित होते जा रहे हैं। तो कई कई बार गांव में घुस जाते हैं कुछ जानवर निकल कर, कुछ जानवर शहर की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है 1 किलोमीटर के एरिया को, यानी कि अगर कोई जंगल है तो उसके और 1-1 किलोमीटर आप निकाल दो। 1-1 किलोमीटर के रेडियस में कोई ऐसा
इको से फ्रेंडली ही काम हो, मतलब इको का अनफ्रेंडली काम ना हो, है ना। तो वो इको सेंसिटिव जोन होता है, मतलब वहाँ पेड़ों की कटाई ना हो, वहाँ पर जो भी चीजें हैं, कोई खदान ना हो बड़ी, उससे क्या होते हैं, जानवर डर करके और अंदर की तरफ भागते हैं। तो ऐसे में जंगल जो है वो संकुचित होते जा रहे हैं। तो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो है, इसके चारों ओर ईएसजी जोन लागू किया गया है। यहाँ पर कोई ना शिकार हो पाएगा और ना ही कोई पारिस्थितिकी का हनन किया जाएगा, ना ही कोई पेड़ों की कटान वगैरह होगी, ना कोई यहाँ पर माइंस वगैरह की खुदाई वगैरह होगी, है ना। माइनिंग वगैरह की प्रक्रिया भी रोक लगेगी। तो ये सब 1 किलोमीटर की रेंज में बंद रहेगा। तो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? ये राजस्थान में पड़ता है। अगला, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के लिए किस एआई प्लेटफॉर्म के साथ 270 करोड़ की स्पॉन्सरशिप डील साइन की? बीसीसीआई जो केवल पैसा देखता है और कुछ नहीं, इसे सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। मतलब आप समझो, एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को हम लोगों ने आईपीएल नहीं खिलाया, बांग्लादेश से सीख लेनी चाहिए। बांग्लादेश की पूरी टीम ने भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दिया। आईसीसी ने ये धमकियां दी थी कि अगर भारत में नहीं खेलोगे तुमको निकाल दिया जाएगा, तुम्हारी जगह पर स्कॉटलैंड की टीम को ले लिया जाएगा। बांग्लादेश वहां तक भी राजी हो गया था, लेकिन बीसीसीआई, 3 आतंकवादी मारे गए थे पहलगाम अटैक में। हम सब ने वीडियो बना करके भी अवेयर किया था कि बीसीसीआई को बाइकआउट करना चाहिए, खेलना नहीं चाहिए ये वाला एशिया कप। लेकिन बीसीसीआई नहीं माना, इधर उधर की डींग हाँकता रहा और फिर उन्हीं पाकिस्तानियों के साथ मैच खेला गया। कितनी दुख की बात है, जबकि यहाँ कितने आतंकवादी मारे गए थे और वहां पर हम लोगों ने एक खिलाड़ी को आईपीएल नहीं खिलाया। पूरा पूरा बांग्लादेश टीम, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, ये सब भारत के खिलाफ खड़ी हो गई। जबकि अगर पावर के रूप में अगर देखा जाए तो बीसीसीआई 70% से अधिक, 70 से 80% तक का पूरा डोनेशन करती है आईसीसी को, जिससे पूरी की पूरी दुनिया में क्रिकेट चलता है, मतलब क्रिकेट को बढ़ावा दिया जाता है। उसमें बीसीसीआई का 70 से 80% पैसा रहता है। बाकी देश जो है 2%, 1%, बांग्लादेश जैसे देश तो पैसा ही नहीं देते होंगे, वो केवल लेते हैं लाभ आईसीसी के जो भी फंड आते हैं उनसे। मतलब बीसीसीआई का इतना पावर है, अगर वो चाहे तो पूरा का पूरा आईसीसी कंट्रोल कर सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बेहद ही मतलब क्या बताएं उसको, कितना बेकार काम किया, बेइज्जती वाला काम किया, केवल पैसे के पीछे ही भागता है। और बांग्लादेश जैसे छोटी टीम ने सीख दे दिया कि देखो देशभक्ति क्या होती है। खैर, एआई प्लेटफॉर्म जेमिनी के साथ, गूगल जेमिनी के साथ इसने समझौता किया हुआ है। बीसीसीआई ने 270 करोड़ की डील साइन की हुई है और ये एआई पार्टनर बनेगा। और जेमिनी एआई समझौता 3 साल के लिए है, 2026, 2027 और 2028 के लिए लगभग 90 करोड़ रुपए प्रति सीजन की दर से बीसीसीआई लेगा। चैट जीपीटी भी महिला प्रीमियर लीग के स्पॉन्सर के रूप में जुड़ा हुआ है। तो महिला प्रीमियर लीग के चैट जीपीटी और पुरुष प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के लिए जो है, इंडियन प्रीमियर लीग, इसके लिए गूगल जेमिनाई जुड़ा हुआ है। हाल ही में 83 देशों के राजदूतों के साथ मत्स्य पालन क्षेत्र पर एक उच्च स्तरीय गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुई? तो ये सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में और ये मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए था, फिशरीज को लेकर के था। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है और जो अपने फिशरीज मंत्रालय के मंत्री हैं, मत्स्य पालन मंत्री ललन सिंह जी, उन्होंने इसका उद्घाटन भी किया हुआ है। तो इसमें 83 देशों के राजदूत और उच्चायुक्त हिस्सा लिए। इन्होंने मत्स्य पालन क्षेत्र में सहयोग, निवेश और व्यापार पर चर्चा की। 21 जनवरी को यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो केंद्रीय दुग्ध उत्पादन और पशुपालन मत्स्य पालन के मंत्री राजीव रंजन सिंह, जिन्हें ललन सिंह जी भी कहते हैं, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की हुई है। ओके, तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन साथियों आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल मैंने आपसे क्वेश्चन जो पूछा था उसका आंसर क्या है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, दुनिया में पाई जाने वाली सबसे पेंगुइन प्रजातियों में सबसे बड़ा पेंगुइन जो होता है वो होता है एम्परर पेंगुइन, और लिटिल ब्लू पेंगुइन सबसे छोटा वाला होता है। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में 154 देशों का मूल्यांकन किया गया था, भारत रहा था 16वें स्थान पर। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है भारत यूएई के बीच दीर्घकालिक करार के तहत हर वर्ष कितनी मात्रा में एलएनजी की आपूर्ति की जाएगी। दूसरा, अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ पूरी करने वाली पहली व्यक्ति कौन बनेगी? तो दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल से जरूर आंसर करना। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।